वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। बेसिकली एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी थी, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। उसको समझने के लिए आज मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए जी, बेसिकली जो ट्रेडिशनल लॉज हैं वही ये चीज कंफर्म करते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो किस तरह से डील करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जी, जब थ्योरीज बनी थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हुई थी, पॉलिसीज बनी थी, तो पॉलिसीज बनने के लिए हमें लाजमी तौर पे हिस्टोरिकल ओवरव्यू का एक जायजा लेना जरूरी होता है। जब हम कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं तो हमें लाजमी तौर पर एक जो है वो जैसे कहना चाहिए कि एक हमें ओवरव्यू पुरानी थ्योरीज का लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो थ्योरीज का ओवरव्यू नहीं लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि थ्योरी बनी क्यों थी, या थ्योरी का जो बेसिक इम्पैक्ट था वो क्या था, थ्योरी क्यों डाली गई, थ्योरी का बेसिक जो बताने का मकसद था वो क्या था। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो इस सेशन में एलोबरेट करूंगा, मैं ये एलोबरेट करूंगा कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई वी स्टडी ट्रेड थ्योरीज, ठीक है, व्हाई वी फेसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बिटवीन द नेशंस, ठीक है। इसी तरह हम उसमें तो पूछ लेंगे कि व्हाई व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्टडीइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर जो हम बात करेंगे, इस सब्जेक्ट के अंदर जो हम बात करेंगे, वो हम इस मैटर पर बात करेंगे, फिर हम कंपैरेटिव एडवांटेज तक पहुंचेंगे। क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज से पहले मर्केंटाइलिस्ट का एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिकॉर्डियन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डियन थ्योरी जो लेबर वैल्यू थ्योरी थी, उस लेबर वैल्यू थ्योरी के साथ उन्होंने जो है वो लेबर वैल्यू थ्योरी के साथ ही कंपैरेटिव एडवांटेज का भी उन्होंने जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज का भी लॉ पेश किया था। लेकिन उस जमाने में मार्केट इतनी ग्रोअर नहीं थी और इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट एस्टेब्लिश नहीं थी। जब ग्लोबल मार्केट एस्टेब्लिश नहीं थी तो उनकी जो थ्योरी थी उस वक्त रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन जब वो 90s यानी 20th सेंचुरी के मिड में दाखिल हुए तो वहां पर एक हर्बल साइंटिस्ट है, हर्बलर साइंटिस्ट है, और उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इन्हीं के कंसेप्ट को ब्रीफ करके कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर डाल दिया। ठीक है, हमने अगर लेबर वैल्यू थ्योरी पढ़ी थी, याद होगा आपको, लेबर वैल्यू थ्योरी जिसको हम थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स कह रहे थे। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स, वाटर डायमंड पैराडॉक्स थ्योरी जो थी वो, और लेबर वैल्यू थ्योरी, ये उसी से मिलती जुलती थ्योरीज है जो कंपैरेटिव एडवांटेज है। ठीक है, तो ये उसी थ्योरीज का एक कहना चाहिए कड़ी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉ एस्टेब्लिश क्यों किया जाता है। अच्छा, देखिए, मुख्तलिफ नेशंस हैं, मुख्तलिफ नेशंस के मुख्तलिफ काम हैं, तो लॉज इसलिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये इकोनॉमिकल ट्रेड इतने इम्बैलेंसेस जो उसके हो रहे होते हैं वो इसीलिए ब्रीफली किए जाते हैं, उसकी ब्रीफिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि वो क्लैरिटी मिल जाए आपको, वो विजन क्लियर हो जाए आपका कि आपने जो है वो किस कंसेप्ट के ऊपर बात करनी है। ठीक है, यानी अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि दो स्टेट्स को एक दूसरे से कितना ताल्लुक बन सकता है। तो उसके लिए हमें ऑलमोस्ट जाकर देखना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल थ्योरीज हैं एस्टेब्लिश कैसे हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल थ्योरीज के ऊपर, तो थ्योरीज क्या होती हैं? थ्योरीज वो ख्यालात होते हैं, वो इजहार होता है आपकी सोच का जिसको आप इंप्लीमेंट करते हो। तो अगर साइंटिस्ट उस वक्त रिसर्च में थे और उस वक्त जो ग्लोबल मार्केट थी उसको स्टैब्लिश करने के मूड में थे, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, बहुत सारे कॉलम लिखे। उन कॉलम्स के थ्रू हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल थ्योरीज कंसीडर की गई। बेसिकली जो कॉलम्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल्स और कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो है हम अंदाजा करते हैं कि जी हम किस तरह थ्योरी की तरफ किस तरह जा रहे हैं और थ्योरी बन कैसे रही है, स्टैब्लिश कैसे हो रही है। क्योंकि उन्हीं कॉलम और उन्हीं आर्टिकल को पढ़ के रिसर्च की जाती है, रिसर्च करके फिर वो सिस्टमेटिकली आपको पढ़ाई जाती है। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरीज है या पॉलिसीज हैं वो बनना शुरू हुई 17वीं सेंचुरी के अंदर। 17वीं सेंचुरी में इसका ग्रोथ शुरू हुई और उसमें नए नए चीजों को एवेल्युएट किया गया और नई नई चीजों को इनोवेट किया गया। तो उस वक्त तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, इतनी बड़ी ब्रांच नहीं थी, इकोनॉमिक्स की मजीद फर्दर डिवीजन नहीं थे, तो हम क्या करते थे, हम उसको सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी करते थे। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते थे तो ऑलमोस्ट इकोनॉमी ही हमें इस चीज पर कैरी करके लेके जाती थी कि जी हमने किस सिस्टम से किस चीज को क्लैरिटी देनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन बिल्कुल ऐसे ही है।
फिर अगर हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या था कि दो मुल्कों को एक दूसरे से क्या एडवांटेज हासिल होगा, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें जो प्रीवियस थ्योरीज है, जैसे रिकार्डो की थ्योरी है, इसके अलावा मर्केंटलिस्ट सिस्टम है, इसके अलावा हम यहाँ पढ़ेंगे कि जी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये तमाम चीजें मिलकर आपको बताएंगी। अच्छा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट जब हम यहाँ इंटरनेशनली पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज किस तरह से है। तो बेसिकली एक यूनिट है, एक चैप्टर है, उस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दे रहे थे, और बेसिकली वो सेशन था जिस सेशन में हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि एक इंटरनेशनल थ्योरीज प्लेस क्यों गई गई, बनाई क्यों गई है। नॉर्मली क्वेश्चन किया जाता है, आमतौर पर आपके पेपर्स में आ जाता है ये क्वेश्चन, और पूछा जाता है आपसे कि जी इकोनॉमिक्स, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थी उसकी थ्योरीज क्यों बनाई गई, उसका क्या बनाने का जरूरत थी, उसको क्यों बनाया गया। तो वो चीजें जो है वो आपको यहाँ से मिलती हैं, और ये आपका जो है वो एक ये कंसेप्ट आपको इस वीडियो से मिलता है कि जी इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड नेशंस के पास बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे नेशन के पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो इस वजह से जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो उससे अंदाजा होता है कि हमें जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर या ट्रेड थ्योरीज के ऊपर काम जाना चाहिए।